गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस की क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम क्लास नंबर 8 में पढ़े थे बकरी पालन। बकरी पालन के बाद आता है भेड़ पालन। अब बकरी पालन के बारे में सारी डिटेल में हम बात कर चुके थे, और बकरी की उम्रकाल की रही बात, शायद मैंने नहीं बताया था। तो बकरी जो है, बकरी का पूरा जीवन काल वो 17 वर्ष का होता है। एक बकरी जो है 17 साल जीवित रहती है। और सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाली जाती है? सबसे ज़्यादा बकरी जो है अफ्रीका में पाली जाती है। दूसरे नंबर पर अपना भारत है। और अगर कभी आए कि बकरी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती है, तो आप अफ्रीका पे डन कर देंगे। और भारत की बात आए तो वो दूसरे नंबर पर है बकरी पालन में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलिए भेड़ पालन पे। भेड़ पालन क्या है देखते हैं। भेड़ पालन गड़रियों का मुख्य व्यवसाय है। पहले ऐसा हुआ करता था कि भेड़ सिर्फ गड़रिए ही पालते थे। जैसे यादव थे भैंस पालते थे, गाय या डेयरी चलाते थे, भैंस यादव करते थे। और लोहार था, लोहे का काम करते थे। ठीक है, और नाई जो थे बाल काटने का काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबको जो है अपने फ़ायदे के लिए हर कोई हर काम करने लगा है। उसमें कोई अब गड़री वाली बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन कहा पहले यही जाता था, और कहा क्या जाता था, ये सही था, ये सच भी था कि गड़री ही सिर्फ भेड़ को पालते थे। ठीक है, तो इसीलिए गड़रिए मैंने लिखा है, वहाँ पे भेड़ पालक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भेड़ पालन गड़रियों का मुख्य व्यवसाय है। वर्षा आरंभ होते ही ये अपनी भेड़ों को लेकर रेगिस्तानी स्थानों या भागों अथवा पहाड़ों पर चले जाते हैं। भेड़ पालन गड़रियों का मुख्य व्यवसाय है। अगर लिखा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भेड़ पालन गड़रियों का मुख्य व्यवसाय है। वर्षा आरंभ होते ही ये अपनी भेड़ों को लेकर रेगिस्तानी भागों अथवा पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहाँ की उनकी भेड़ों को चरने के लिए नम यानी सूखी जमीन या भूमि मिलती है। चरने के लिए सूखी भूमि मिलती है। वर्षा समाप्त होने पर ये अपनी भेड़ों की झुंड के साथ पहाड़ों से मैदानी भागों में उतर आते हैं, और जिन खेतों में खरीफ की फसल कट चुकी होती है वहाँ अपनी भेड़ों को चराते फिरते हैं। किसान इन भेड़ों का बड़ा स्वागत करते हैं और भेड़ पालक या गड़रियों को अपने खेतों में भेड़ चराने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इन भेड़ों का मलमूत्र खाद का काम देकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो गड़रिए रहते थे पहले, वो गांव में छप्पर बनाकर रहते थे, और जो है जब वर्षा प्रारंभ हो जाती थी तो ये अपनी भेड़ों के साथ जो है पहाड़ी एरियों पे चले जाते थे, और जहाँ पर उनको सूखी ज़मीन मिलती थी चरने के लिए। और जब बारिश ख़त्म हो जाए या वर्षा ख़त्म हो जाती थी तो ये मैदानी इलाकों में उतर आते थे, और जहाँ पर खेत खाली मिलता था, यहाँ पे खरीफ फसल का कोई मतलब नहीं है, यानी कि खेत खाली, फसल कट चुकी होती है यानी खेत खाली रहता है, वहाँ पर ये जो है अपनी भेड़ को चराते हैं। और जो किसान होते हैं वो भेड़ों का बहुत अच्छे से स्वागत करते थे, वो बहुत खुश हो जाते थे, अरे वाह आज भेड़ आ गई है। भेड़ को भेड़ पालक से या गड़रिया से वो कहते भी थे, आमंत्रित भी करते थे कि आप मेरे खेत में भेड़ को चराइए, ले आइए। और उससे क्या होता था कि भेड़ खेत में जब चरती थी वहीं मलमूत्र त्यागती थी और बैठती थी, तो उससे क्या होता था कि जो उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो जो खेत की मृदा शक्ति को बढ़ाते हैं, और उनकी मलमूत्र से जो है भी खेत की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़िया खाद का काम करती है और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। इसी वजह से किसान उनको आमंत्रित करते थे कि आप आइए और भेड़ मेरे खेत में चराइए। ठीक है, भेड़ की एक खास आदत है कि वो झुंड में ही चलती है। जहाँ भी चलेंगी एक साथ चलेंगी, एक झुंड में चलेंगी। कभी आपने शायद एक भेड़ को अकेला नहीं देखा होगा। ठीक है, जब भी देखे होंगे आप झुंड में देखते होंगे। पहली बात तो अब ज़्यादा दिखाई ही नहीं पड़ती है, कभी कभार अगर दिख गई तो अपनी किस्मत की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में भेड़ उत्पाद से प्रतिवर्ष कुल पशु आय की 17.4% विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि भेड़ उत्पाद मतलब भेड़ के द्वारा जो भी कच्चा माल मिलता है उससे जो है 17.4% विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उसको बेचकर या उसको भेजकर या विदेशों में देकर। ठीक है,
अधिकांश ऊन रंगीन व खुरदरी होते हैं। भारत में भेड़ों से उतारी गई कुल ऊन का 50% भाग निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब है भारत में जो 50% भेड़ों द्वारा ऊन उतारा जाता है, खाल उतारी जाती है, उसका जो है 50% भाग निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। भेड़ों से प्रतिवर्ष 23 करोड़ 13 लाख रुपए की कीमत का करीब 1.3 लाख मीट्रिक टन मांस उपलब्ध होता है। भेड़ों में मांस ऊन के साथ साथ मांस भी उत्पादन होता है या मांस भी प्राप्त होता है, जो कि 23 करोड़ 13 लाख रुपए की कीमत का मिलता है या फिर प्राप्त होता है। भेड़ की खाल की संख्या प्रतिवर्ष 1.53 करोड़ है, जिसकी कीमत लगभग 8.83 करोड़ रुपए होती है। यानी कि भेड़ों की खाल से हमें एक साल में 8.83 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि भेड़ से बहुत मुनाफा है। ठीक है, अब क्या है, भेड़ लगभग 2 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाती हैं। ये भी बकरी की ही तरह हैं, ये बहुत जल्दी जो है वयस्क हो जाती हैं, परंतु यह आयु 18 से 36 माह तक हो सकती है। कहने का मतलब है 2 वर्ष में होती हैं, लेकिन ये 2 वर्ष के पहले भी हो जाती हैं, 18 से 36 माह तक भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि वो जलवायु के ऊपर है। ठीक है, भेड़ को मेढ़ों से 9 से 14 माह की आयु में मिलाना चाहिए। मेढ़ों को 1 वर्ष की आयु में भी प्रजनन के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु प्रजनन की उचित आयु 2.5 वर्ष है। ठीक, कहने का मतलब मेढ़, पहली बात तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने मेढ़ वर्ड लिखा है। मेढ़ होता है भेड़ का मेल पर वर्जन। ठीक है, यानी कि भेड़ के मेल को जो है, मेल भेड़ को मेढ़ कहते हैं। आप क्लियर हो जाइए, यहाँ पर मेढ़ नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेढ़ वर्ड जो है वो मेढ़ वर्ड जो है भेड़ का मेल है, यानी मेल भेड़ को मेढ़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो है भेड़ों को 9 से 14 माह की आयु में मिलाना चाहिए मेल से। ठीक है, और मेढ़ों को 1 वर्ष की आयु में भी प्रजनन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो मेल भेड़ हैं वो 1 वर्ष में प्रजनन के लायक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेढ़ की उचित यानी कि सही अवस्था, मेढ़ की जो प्रजनन करने की सही आयु है वो 2.5 वर्ष है। ठीक है, कितनी है, 2.5 वर्ष है। अब भेड़ का गर्भकाल जो है बकरी ही जैसा है, यानी कि 142 से 152 दिन या 145 से 152 यानी 150 दिन होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि दांतों द्वारा भेड़ की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो दांतों द्वारा भेड़ की आयु आंकला कैसे है, आकलन या आकलन होगा ये आकलन। ठीक है, दांतों से भेड़ की आयु आकलन, यानी कि दांतों द्वारा भेड़ की उम्र का पता कैसे लगाएंगे। तो पहली बात तो देखें, जन्म से 1 सप्ताह तक भेड़ के जितने दांत होते हैं सारे दूध के होते हैं। 12 से 14 माह में अस्थायी दांतों की संख्या में 1 जोड़ी जो है पहली जोड़ी निकल आती है, जब वो 12 से 14 माह में होते हैं, यानी 1 जोड़ी यानी पहली जोड़ी दांत निकल आता है। 24 से 26 महीने में दूसरी जोड़ी अस्थायी दांत की, और 36 से 37 महीने में तीसरी जोड़ी जो है अस्थायी दांतों की निकल आती है, और 45 से 48 माह में चौथी जोड़ी अस्थायी दांतों की निकल आती है। अगर आप देखेंगे कि अस्थायी दांतों की पहली जोड़ी निकल आई है तो वो भेड़ जो है 12 से 14 महीने का होगा, और दूसरी जोड़ी निकली है तो 24 से 26 महीने का होगा, और तीसरी जोड़ी भी निकल आई अस्थायी दांतों की तो 36 से 37 महीने की होगी, और चौथी जोड़ी भी अस्थायी दांतों की निकल आई है तो वो उसकी उम्र जो है 45 से 48 माह होगी। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक, इतना आप क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है भेड़ की नस्ल। तो देखते हैं भेड़ की नस्ल क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ शीप ब्रीड्स। कहने का मतलब है भेड़ नस्लों का वर्गीकरण कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें जो है भेड़ नस्ल में आती हैं मांस वाली, ऊन वाली और दूध वाली। अब दूध वाली जो होंगी वो सिर्फ मतलब दूध के लिए फेमस होती हैं, ऊन वाली वो स्पेशल ऊन के लिए होती हैं, और मांस वाली वो मांस के लिए होती हैं। तो इंडियन ब्रीड्स मतलब यानी कि भारतीय नस्ल में कौन कौन सी हैं, दुधारू यानी दूध वाली भेड़ें जो हैं लोही, कूका, गुरेज, नुरेज इत्यादि, ये सभी मिल्क यानी दूध वाली भेड़ें हैं। और ऊन वाली भेड़ें कौन सी हैं, बीकानेर, जालौनी,
लोही, नाली, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, दक्खनी, करनाह, भदरवाह, सोनादी इत्यादि। अब यहाँ पे भदरवाह ब्रैकेट में गद्दी है, तो ये दो नाम से हैं। अगर कभी आता है भदरवाह या गद्दी तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है। अब मांस वाली देखिए कौन सी ब्रीड्स हैं, हसन, मड़िया, शाहवादी, नैलौर, छोटा नागरीपुरी इत्यादि। ठीक है। अब ये रही ऊन और ऊन वाली, दूध वाली और मीट वाली यानी मांस वाली। अब इसमें विदेशी नस्लें कौन सी हैं? दूध वाली में आती है बैलेचियन, सिगैजा, बलूची, आसमी, सार्किज इत्यादि। ये सब दूध वाली हैं विदेशी नस्लें भेड़ की। अब ऊन वाली विदेशी नस्लें कौन सी हैं भेड़ की? रैम्बले, रोमनी मार्स, पीलवर्थ, मेरिनो, कारीडेल इत्यादि। ये सब विदेशी नस्लें ऊन की हैं। अब विदेशी नस्ल में मांस के लिए कौन कौन सी हैं? साउथ डाउन, हैम्पशायर डाउन, डासेट डाउन, ऑक्सफोर्ड डाउन, सफॉक, लिंकन, लिस्टर, बॉर्डर लिस्टर। ठीक है, समझ में आया? अब ये हो गई इंडियन ब्रीड्स और विदेशी नस्लें, दोनों हम जान गए। अब नेक्स्ट आता है भारतीय भेड़ों का वर्गीकरण, यानी कि इंडियन शिप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन शिप्स, यानी कि भारतीय भेड़ का वर्गीकरण। ये कौन कितने प्रकार की होती है देखिए। अब इसमें जो है हिमालयन शिप्स आती हैं जो हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और उत्तरी पश्चिमी मैदानी भेड़ की भेड़ें जो भेड़ें हैं। अब देखते हैं इसमें नस्ल के नाम है, मूल स्थान है, ऊन उत्पादन प्रतिवर्ष केजी में होगा ये किलोग्राम, यानी कि एक भेड़ एक वर्ष में कितने किलोग्राम ऊन देती है, ऊन की लंबाई कितनी होती है सेंटीमीटर में, और उपयोग क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गुरेज, ये जम्मू कश्मीर है इसका मूल स्थान, और ऊन जो है 1.5 किलो एक वर्ष साल में देती है, और ऊन की लंबाई जो होती है 7 से 13 सेंटीमीटर होती है, और उसका उपयोग है मांस व ऊन दोनों के लिए उपयुक्त है ये। ठीक है। अब दूसरा आता है करनाह। करनाह जो है इसका भी जम्मू कश्मीर है, और ऊन 0.9 से 13.6 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन देती है, और ऊन की लंबाई 10 से 12.5 सेंटीमीटर है, और इसका यूज जो है उपयोग है ऊन व बोझा ढोने के लिए आता है। अब भदरवाह गद्दी मैंने बताया था एक ही चीज़ है, वही है, इसका भी जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। ऊन जो है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष है, और ऊन की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर, और उपयोग जो है अच्छे किस्म के ऊनी कपड़े बनाने के लिए, और इनका धागा बहुत मुलायम यानी बहुत कोमल और एक जैसा होता है, एक सा होता है, बिल्कुल अलग नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक समान होता है, एक जैसा दिखने में होता है। ठीक। अब ये आता है भाकरवाल, ये जो है जम्मू कश्मीर, इसका भी नेटिव प्लेस है यानी मूल स्थान है। अब इसका जो है ऊन उत्पादन प्रतिवर्ष 1.5 से 2 किलोग्राम है, ऊन की लंबाई 8 से 15 सेंटीमीटर है, और इसका उपयोग है कंबल, मतलब इसके ऊन का उपयोग है कंबल बनाने में, और इसका मांस। ठीक है। अब आता है उत्तरी पश्चिमी मैदानों की भेड़ या मैदानी क्षेत्रों की भेड़ जो है, इसमें सबसे पहले आता है नाली, ये भी इसका मूल स्थान हरियाणा है, और ये 2.5 से 3 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन देती है। ऊन की लंबाई जो है 8 से 12 सेंटीमीटर है। उपयोग ऊन व कालीन के लिए उपयुक्त, वर्ष में 2 बार इनमें ऊन काटा जाता है, इन भेड़ों में ऊन 2 बार काटा जाता है। अब हिसार डेल है, राजस्थान है इसका मूल स्थान, ये ऊन कितना देती है 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष, और ऊन की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर। उपयोग ऊन व मांस के लिए उपयुक्त है, ऊन लंबा, महीन और गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है। बीकानेरी भेड़ क्या है? ये राजस्थान है मूल स्थान, ये जो है 2 से 4 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन देती है, ऊन की लंबाई 6 से 9 सेंटीमीटर होती है, और उपयोग जो है ऊन, कंबल व कालीन, ऊन का जो है कंबल और कालीन बनाया जाता है, और पीले रंग का होता है। ठीक है। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल जो है, भेड़ें जो हैं, इनका जन्म स्थान राजस्थान है, और ऊन जो है प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष है, और ऊन की लंबाई 8 से 12 सेंटीमीटर। उपयोग जो है ऊन कालीन के लिए, यानी सफ़ेद रंग का ऊन होता है, और उनका कालीन बनता है।
लोही जो है नेक्स्ट है, ये पंजाब हरियाणा है इसका मूल स्थान, और ये प्रतिवर्ष 1.5 से 2 किलोग्राम ऊन देती है और ऊन की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और उपयोग जो है मांस, दूध व ऊन तीनों के लिए उपयुक्त है। सिर्फ एक भेड़ की नस्ल ऐसी है जिसका नाम है लोही, ध्यान रखिएगा लोही, और ये जो है मांस, दूध और ऊन तीनों के लिए उपयुक्त होती है, तीनों इसका उपयोग है। ठीक है, कहने का मतलब अब हमारा ये जो है लेसन नंबर 2 था, जो आज 2 या 3 था, जो भी था, अब ये समाप्त होता है। ठीक है, लेसन नंबर वैसे हमारा 3 था, 3 खत्म हो गया, जिसमें हम भेड़ पालन और बकरी पालन पढ़े। अब यहीं समाप्त होता है। आज के दिन सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।